राज्य बीमा निगम के कॉर्पोरेशन मेंबर्स जो यहाँ पर फिजिकली उपस्थित हैं और जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े हुए हैं, हमारे ESIC के कोलीग्स, मंत्रालय के कोलीग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका इस 184वीं ESI कॉर्पोरेशन की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। सर, हम लोग कॉर्पोरेशन की जो पिछली मीटिंग थी 7 दिसंबर को हुई है मत करो भाई, और इसके बाद जो आज ये मीटिंग है सर हमारी, इसमें हम जो एजेंडा लाए हैं करीब 16 एजेंडा आइटम्स हैं और 17 रिपोर्टिंग आइटम्स हैं। और सर इसमें सभी एजेंडा आइटम तो महत्वपूर्ण हैं, पर इसमें सबसे बड़ी जो एक सिग्निफिकेंट हमारा जो एजेंडा है वो बजट के साथ है सर। जो हम 2021-22 का जो रिवाइज एस्टिमेट्स है और 2020-21 का रिवाइज एस्टिमेट्स और 2021-22 का बजट एस्टिमेट्स है, वो स्टैंडिंग कमेटी ने सर 27 जनवरी की मीटिंग में सर उसको देखा और अप्रूव किया और रेकमेंड किया है कि कॉर्पोरेशन की मीटिंग के में सामने लाया जाए। तो आज हम बजट एस्टिमेट्स लाए हैं और आज कॉर्पोरेशन जब उसको देख लेगी और रेकमेंड करेगी तो फिर सर अप्रूव कर देगी, तो हम इसको मंत्रालय को गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेज देंगे सर। इसके अलावा भी सिग्निफिकेंट मुद्दे हैं सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जी से कि वो हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। मित्रों, आप सभी का 184वीं मीटिंग ESIC में यहाँ पर जो उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, श्रम संगठनों से जुड़े हुए साथीगण, एम्प्लॉयर एसोसिएशंस के प्रतिनिधिगण, हमारे मंत्रालय के अधिकारीगण, सचिव जी मौजूद है, आगे राज्य सरकार के अधिकारीगण, कॉर्पोरेशन के अन्य सदस्यगण एवं DG ESIC, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस बैठक में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करने का काम करता हूं। हमारी कॉर्पोरेशन की पिछली बैठक 7/12/2020 को हुई थी। तब हम लोगों ने मन बनाया था कि हम एक समय सीमा के अंदर एक मीटिंग करने का काम करेंगे, तो आज आपके बीच में है। और इस वैश्विक महामारी के दौरान अपने IPs को ESIC की स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए, साथ ही ESIC में कार्य कर रहे अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के हितों को सुनिश्चित करने के लिए, जिस प्रकार कोरोना काल में कॉर्पोरेशन की नियमित बैठकों के माध्यम से समय अनुरूप निर्णय लिए गए, इसके लिए कॉर्पोरेशन के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया है, हम इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। मित्रों, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान ESIC ने प्रारंभ से ही अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। और आज देश के कुल 722 जिलों में से 566 जिलों में ESIC की सेवाएं उपलब्ध हैं। ये एक अलग बात है कि ये सेवाएं हो सकता है कि सब स्थानों पर पूरी मानक के अनुरूप न हो, पर हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि देश के सभी जिलों में हमारी सेवाएं मिलें और कहीं भी मजदूर इससे वंचित न रह पाए, हम इसकी चिंता करें। समय की संवेदनशीलता और आवश्यकताओं को समझते हुए ESIC के माध्यम से अपने IP के साथ साथ आम अन्य नागरिकों को भी कोविड-19 से संबंधित उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास हम लोगों का रहा है। और वर्तमान में देश में कुल 23 ESIC अस्पतालों को पूर्ण रूप से
कोविड अस्पताल घोषित भी किया गया है। इन अस्पतालों के माध्यम से ESIC 3000 से अधिक बेड्स को उपलब्ध भी करवाया है। मित्रों, अपने IPs की सुविधा के लिए हमने ESIC की वेबसाइट को बाइलिंगुअल कर दिया है और अब हमारे IPs ESIC की वेबसाइट पर संबंधित उपलब्ध जानकारी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पिछली बैठक में हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जैसे कि कोरोना काल में ESIC के वे सभी कर्मचारीगण जिन्होंने अपनी सेवाएं देते हुए अपनी जान दी थी, उनके परिवारों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट की व्यवस्था करना, IPs के घरों से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ESIC अस्पताल या डिस्पेंसरी न होने की स्थिति में उनके घर के निकट स्थित इम्पैनल्ड अस्पताल से बिना किसी रेफरल के भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया जाना, अस्पतालों की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने के लिए विभिन्न ESIC अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजर्स की नियुक्ति किए जाने का निर्णय। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि अपने लाभार्थियों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु ESIC अस्पतालों के माध्यम से उन्हें सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने डॉक्टर केशव अग्रवाल जी की अध्यक्षता में एक सब कमेटी भी गठित की थी, जिसकी अनुशंसा पर कारपोरेशन की पिछली मीटिंग में आप सभी के द्वारा चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। मुझे बताया गया है कि इस विषय में ESIC द्वारा अनुदेश भी शीघ्र ही जारी करा दिए जाएंगे। आयुर्वेद की महत्ता आज पूरा विश्व मान रहा है। ऐसे में अपने देश की धरोहर को आगे की पीढ़ी तक ले जाना भी हमारा कर्तव्य है। मैंने समय समय पर ESIC में आयुर्वेद को बढ़ावा देने और मेडिकल कमिश्नर यानी MC आयुष के पद को भरे जाने और उसके रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। परंतु मुझे लगता है कि इस बारे में ESIC के अधिकारियों को सकारात्मक सोच से और निश्चित समय सीमा तय कर गंभीरता के साथ करने की आवश्यकता है। पिछली लगातार 2 बैठकों में यह तय किया गया है कि अगली बैठक से पहले MC आयुष का पद क्लियर हो जाएगा, लेकिन 2.5 महीना बीतने के बाद भी कोई अभी पॉजिटिव परिणाम हमको पूरा देखने को नहीं मिला। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बातें समझ में आती हैं। अभी मुझको एक सज्जन ने पढ़ाया काम करने के तरीके और उसके ऊपर टिप्पणी। तो हमारे एक केंद्र में मंत्री हैं आदरणीय श्री गडकरी जी, उन्होंने इतनी गंभीर टिप्पणियां की हैं कुछ कि मैं यहाँ उसका उल्लेख करना नहीं चाहूँगा, पर हमारे विभाग के अधिकारी लोग गडकरी जी की टिप्पणी को पढ़ लेंगे तो उन्हें लगेगा कि भाई उनका सोच क्या है और कैसा है। तो मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि वैद्य श्री द्रोणा जी जो पूरी तरीके से आयुर्वेद की चिंता में रहते हैं, और मैंने देखा कि जब भी हमको मिलते हैं कि कैसे आयुर्वेद को सही ढंग से बढ़ावा दिया जाए, इस संदर्भ में अपने हर प्रकार की सुझाव चाहे रचनात्मक हो जो भी हो निरंतर संपर्क करके बात करते रहते हैं। तो मैं उनका आभारी हूँ और वैद्य द्रोणा जी को मेरा सुझाव है कि कभी भी इस बात में पीछे रहने की जरूरत नहीं। कोई बात लग रहा है उन्हें ठीक नहीं हो रही है तो उसे कहना चाहिए, और एक सही ढंग से कहने की आवश्यकता इसलिए रहती है कि बार बार कहने से निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट भी आता है, हम सबको समझ में आता है। तो मैं श्री द्रोणा जी के दिए गए सुझावों पर आज हम फिर से भी चर्चा करेंगे, और मेरा मानना है कि जिस ढंग से देश में काम हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, हम जो भी चर्चा करें उस पर निर्णय एक समय सीमा के अंदर लेने का काम करें। ESI में रिक्त पदों को भरे जाने के संदर्भ में पिछली बैठक में 31 मार्च 2021 तक एक समय सीमा तय की गई थी।
सभी रिक्त पदों को 31 मार्च 2021 से पहले भरा जाना सुनिश्चित करने का। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके, इसके लिए अधिक से अधिक आईपी लाभान्वित हो सके। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। तो इसके लिए इस योजना के प्रचार प्रसार और आईपीएस के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमें एक तेज गति से काम करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये समझना आता है कि वास्तव में किस नंबर के हम साथियों को इसका लाभ उठा चुके हैं, ये फिगर रहनी चाहिए हमारे पास। उससे ही हम असेसमेंट करेंगे कि योजना हमारी कैसी है और किस ढंग से हम काम कर रहे हैं। मित्रों, लॉकडाउन में व्यवसाय बंद रहने के कारण हमारे बहुत से लाभार्थियों का पूर्ण अवधि तक अंशदान जमा नहीं हो पाया है। इस मीटिंग में हम इस बात की भी व्यवस्था कर रहे हैं कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे आईपीएस को सारे लाभ ऐसी परिस्थितियों में मिलते रहे और लॉकडाउन के कारण कुछ नियोक्ताओं द्वारा आईपीएस का कंट्रीब्यूशन जमा न किए जाने के कारण हमारे आईपीएस को कोई असुविधा न हो, क्योंकि 2020 का वर्ष लगता है कि हर क्षेत्र में 0 वर्ष माना जा रहा है। अब इसके बाद भी अगर हम दिनों की गिनती करेंगे तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं उस मजदूर भाई बहन के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आज की बैठक में हम ईएसआईसी के कई अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हरिद्वार और पेरम्बूर की अस्पतालों के संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। आज की मीटिंग में जो एजेंडा आइटम्स हैं, एक्शन टेकिंग आइटम्स हैं, रिपोर्टिंग आइटम्स हैं, सभी एजेंडा आइटम्स को एक एक करके हमारे डीजी ईएसआईसी आपके सामने रखेंगी और हम उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के समय एजेंडा आइटम पर अपने विचारों को मैं उस समय कुछ बातों की टिप्पणी जरूर करूंगा। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और डीजी ईएसआईसी से आग्रह करता हूं कि बैठक का संचालन करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।